तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू के दिमाग में एक प्रश्न था कि इसकी जो मम्मी है उनके साथ इन दोनों सीनियर्स का क्या रिलेशन है अब आगे। और लीलू जब ये प्रश्न पूछता है ना तो सभी लोगों का ध्यान इन दोनों कपल्स के ऊपर था, क्योंकि ये तो बहुत पुराने लोग हैं ना, सैक्रेड वर्ल्ड रेजोनेंस सेक्ट के समय से जिंदा है। 6 सन्स में से 2 हैं ये लोग। और जब ये प्रश्न सुनते हैं ना यान चानशिंग और सुइंग, तो उनकी आंखों में एक अलग इमोशन था, एक नॉस्टैल्जिया था। यान चानशिंग की तो एकदम नजरें जो थी ना काफी सॉफ्टेंड हो जाती। फिर ये बताते कि हम तुम्हारी माँ से मिले जब वो 10 साल की थी। वो स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव के आसपास घूम रही थी और उसके रेजोनेंस अभी कोई अवेकन नहीं हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल डर नहीं रही थी। अकेली थी फिर भी, मतलब काफी इंटेलिजेंट थी। कल्टीवेटर्स इधर आए हुए थे ना, उनके साथ वो मिंगल हो पा रही थी और सरवाइव कर रही थी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के। अब ये सब इवन लीड एक्स-1 को भी उतना नहीं पता कि बंदी चौकी जिसके पास कुछ नहीं था, मतलब रेजोनेंस वगैरह नहीं था, वह हेवनली स्टार प्लेन्स में घूम रही, जहाँ पर तगड़े क्रिमिनल्स हैं, पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं। वो ट्रेजर्स के लिए आई थी, ये जिस चीज के लिए मतलब सरवाइव कर रही थी। कोई भी देखो रोग कल्टीवेटर पे मिलता तो उसको मार सकता था। टांटाई ने बताया था कभी कि वो ऑर्फन थी, मतलब अनाथ थी। ये सब सुन रहे थे ये लोग कि समझ में आ रहा था कि मतलब उन्होंने कितना कष्ट झेला होगा भाई, स्ट्रगल किया होगा। अनाथ लोगों को आप समझ सकते हो। और ये बताते हैं कि मतलब लिटिल लान का फाइनली बहुत सारे ट्रायल्स, लाइफ और डेथ सिचुएशन की वजह से रेजोनेंट पैलेस जाग गया। और वो जाग रहा था ना तो मैं फील कर पा रहा था, मैं स्लम्बर में था उस समय, लेकिन मेरी मेन बॉडी क्योंकि गोल्डन विंग्ड पेंग है तो मैंने उसकी अवेकनिंग को फील कर लिया था। वैसे भी हम लोग यहाँ बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे, तो हमें इस छोटी बच्चे में काफी इंटरेस्ट आ गया, तो हम उसे देखते रहे। बहुत सारे लोगों से हॉन्ट करते, वो भागती बसती। एक ही प्रॉब्लम था, स्ट्रेंथ नहीं था उसके पास। इंटेलिजेंट तो बहुत थी वो, और एक बार तो बहुत सारे एनिमीज ने उसे घेर लिया और ठीक ठाक इंजर्ड हो गई। तो हमने फाइनली उसके लिए चैनल खोल दिया स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में, से बचाकर मतलब यहाँ पर लाया। उसके बाद वो हमारे साथ रही, हमने उसको मेंटर किया। बहुत सालों रहने के बाद वो फिर हमें फिदा करके मतलब बाय बोल के चली गई। तो लीलू कहता मतलब आप लोग मेरे मम्मी के मास्टर्स हैं, बट चानसिंग बोलते नहीं, मतलब नहीं इन द सेंस कि फॉर्मली हम कभी मास्टर और डिसाइपल नहीं बने। हमने उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, जो भी उसने हासिल किया खुद के दम पे किया। वो मुझे अंकल चानसिंग और इनको आंटी यंग कह के बुलाती थी। स्विंग भी स्माइल करती हैं, बहुत एक्सेप्शनल बच्ची है वो। अगर वो सेक्रेड वर्ल्ड रेजोनेंस सेक्ट के टाइम भी होती ना तो वो टॉप लेवल पे रहती। लेट एक्स-1 भी ने काफ़ी रेस्पेक्ट दिखाते कि आपने मेरे वाइफ के लिए इतना कुछ किया। देखो इन्होंने बोला कि इन्होंने गाइडेंस नहीं उतना दिया, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा सा भी गाइडेंस, क्योंकि हेवनली डिवाइन फ्रूट लेवल के एम्परर हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ रहा होगा। लिलू और जियांग किंग भी इस दौरान काफ़ी रेस्पेक्ट दिखाते, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स था जो कि इन्हें झुकने नहीं दे रहा था इन लोगों के सामने। यान चानसिंग और सुइंग स्माइल करके कहता है अरे तुम्हारे पिताजी ने दे दिया ना रिस्पेक्ट, तुम दोनों को देने की जरूरत नहीं है। स्विंग स्माइल करती है कि तुम तो एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड हो, 10 डिवाइन सील्स तुमने कल्टीवेट कर लिया, तुम सेक्ट मास्टर के बराबर के ओहदे पर पहुंच चुके हो, तो हम 6 सन्स तुम्हारा रेस्पेक्ट कैसे स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद जियांग किंग की तरफ देखती है और एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और फिर ये बोलती है अब बात लाइट की है, तो तुम हमारी नजर में तो सेक्ट मास्टर खुद हो। लीड एक्स-1 भी क्यूरियस हो जाती है कि आप कहना क्या चाहती है सीनियर्स, क्योंकि जियांग किंग को लाइट कह के ये लोग बुला रहे थे। तो फिलहाल मतलब जियांग किंग का जो सीक्रेट था उन्हें ये फिर एक्सप्लेन करते, मतलब लीलू और जियांग किंग बताते हैं लीड एक्स-1 को पहले, तो इन्हें भी पता चलता है ओके तो ये लेजेंडरी सेक्ट मास्टर की क्वासी 10th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस है। पता तो उनको थोड़ा बहुत था, मतलब ये नहीं पता था कि ये, क्योंकि भाई वो बंदी मिली कहाँ से थी, सेक्रेड वर्ल्ड रेजोनेंस सेक्ट के रूइंस से मिली थी। कि वांग भी सरप्राइज होते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने फ्लक्चुएशन फील किया था लाइट रेजोनेंस में, बट उन्हें नहीं पता था कि ये बंदी मतलब सेक्ट मास्टर की ही लाइट रेजोनेंस है। और फिर ये बोलते हैं कि हमको क्या लगा था कि हम लिटिल लान को बचा रहे हैं और उसकी वजह से फिर डिकेड्स के बाद हम एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड और लाइट से मिलेंगे। हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका जो सेक्ट मास्टर ने हमें दिया था। अब ये सुनकर के लोग जानना चाहते थे मिशन क्या था। सुइंग एक्सप्लेन कर देती है कि हमारा मिशन यही था कि हमें विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस को सप्रेस करना था और प्यूरिफाई करना था। लीलू कंफ्यूज था कि मैम वो तो मतलब सीनियर्स वो तो लेके चले गए ना ओरिजिनल रिवर्सन वाले, और अगर आप दोनों ने एक्शन लिया होता तो इवन हेवनली एम्पायर एडिक्ट था तो भी आप ओरिजिनल रिवर्सन को रोक सकते। तो यान चानसिंग बताते हैं कि देखो हम क्यों समय के बावजूद यहाँ पर बचे हैं, अभी तक टिक गए हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी यूनिक है, क्योंकि जो विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेज था ना उसकी वजह से हम जिंदा है। बिना उसके अगर हम थोड़ा भी बाहर निकलेंगे ना स्पिरिचुअल रेजोनेंस के, हम धूल में बदल जाएंगे। तो अब लोगों को समझ में आता है ये मैटर है। ये वांग रेस्पेक्टफुली पूछते हैं फिर अब तो वो रेजोनेंस जा चुका है, तो अब आपका तो मिशन मतलब आप क्या करने वाले। स्विंग स्माइल करते हैं कि वेदरिंग एंड फ्लरिशिंग गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं गया। फिर यान चानसिंग एक्सप्लेन करते हैं देखो तुमने देखा होगा कि वो जो डिवाइन फ्रूट गया था यहाँ से बाहर वो करप्टेड था, राइट। सभी लोग हाँ में सर हिलाते क्योंकि लीलू और लीड एक्स-1 ने तो सामने से देखा था। तो यान चानसिंग एक्सप्लेन करना शुरू करते कि जब सेक्ट मास्टर ने अपने रेजोनेंसेस को अलग किया तो विदरिंग एंड फ्लरिशिंग भी करप्टेड था ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन की वजह से, तो वो हम पे सौंपा गया। यहाँ पर सेक्ट मास्टर ने खतरनाक फॉर्मेशन भी बनाया, और वो फॉर्मेशन और इस रेजोनेंस की वजह से हम इस टाइम इरोजन से यानी टाइम के डिकेइंग से बचे रहे। हमारा मिशन था कि इसको क्लींस करना। ये थोड़ा कम करप्टेड था निर्वाणा रेजोनेंस के मुकाबले और क्वासी 10th ग्रेड पे नहीं पहुंचा था। सेक्ट मास्टर को उम्मीद थी कि हम समय तक प्यूरिफाई कर पाएंगे, लेकिन
अब की वांग पूछते मतलब आप लोगों ने प्योरीफाई करने की कोशिश की, फेल हो गए। सोइंग एक्सप्लेन करती कि हम फेल तो हुए लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब यान चांद सिंह को लगता है यार ये लोग बहुत मिस्टीरियस है, तो मतलब यान चांद सिंह बताते हैं फिर मतलब कि वांग को लगता है कि ये दोनों लोग काफ़ी मिस्टीरियस है। तो ये बताते हैं कि देखो हमने इसको प्योरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन हमें पता चला कि इसके अंदर जो वो ऑरा मर्ज हो चुकी है ना एब्सोल्यूट करप्शन की, उससे नहीं अलग किया जा सकता, क्योंकि देखो उसे तो सेक्ट मास्टर भी रिमूव नहीं कर पा रही थी। तो हमने डिफरेंट अप्रोच लिया जो कि सेक्ट मास्टर नहीं हमारे पास दिया था। तो जितना एरिया करप्टेड था ना हमने उसको अलग कर दिया, जो एरिया सही था उससे, मतलब 2 भागों में हमने बांट दिया। तो जो बाहर गया तुमने देखा वो करप्टेड वाला हिस्सा था। और जैसे इन लोगों को समझ में आता है ना, सोइंग बस ऐसे हाथ हिलाती है, स्पेस मानो थोड़ा ट्विस्ट होने लगा और इन लोगों को थोड़ा अजीब फील होता है। लेकिन जब ये खुद को संभालते हैं तो देखते कि अलग स्पेस में है जहाँ पर धुंध बादल दिख रहे हैं। ये था डीपेस्ट पार्ट स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव का। और ना वहां पर इन्हें एक लोटस सीड थी, और ये सीड जो था ना वो 2 कलर्स में डिवाइडेड, एमरल्ड और येलो, यानी ग्रीन और येलो बोल सकते। एक साइड जो था उस उधर डीके की ओर आती और एक साइड फ्लरिशिंग। ये वांग वगैरह को समझ में आता है, इवन गोल्डन पैंग एल्डर को, कि अगर ये एब्सॉर्ब करते हैं ना तो आराम से हेवनली एम्परर स्टेज पे जा सकते हैं। और बोलते हैं कि हमने जो उससे अलग किया उस रेजोनेंस से ना, इससे हम कहते हैं विदरिंग ग्लोरी हार्ट लोटस। इतने मेहनत के बाद हम यही प्रोड्यूस कर पाए। टाइग्स-1 भी काफी रेस्पेक्ट दिखाते कि आप लोगों ने बहुत कर दिया। ये वांग पूछते हैं आप लोग इस ट्रेजर के साथ क्या करना चाहते हैं। यान चांद सिंह कहते हैं कि 2 ही लोग हैं जो इसे टच कर सकते हैं, और लीलू और ज़ियांग किंग की तरफ इशारा करते हैं कि ये जो मतलब रेजोनेंस है ना विदरिंग एंड फ्लरिशिंग काफी यूनिक है। जिसके पास एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड हो वही इनहेरिट कर सकता है, और वो जब इसे मतलब मैनिफेस्ट करेगा, मास्टर करेगा, तो फिर से वो विदरिंग एंड ग्लोरी रेजोनेंस में बदल जाएगा। अभी वो हार्ट लोटस है, बस एक छोटा सा टुकड़ा बोल रहे हैं, जो भी बोल लो। इवन हेवनली एम्परर भी कुछ नहीं कर सकता, वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकता। ये वांग स्माइल करते और कहते भी है कि लीलू ने वैसे भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस बैटल में। 3 साल थोड़ा शांति रहेगा, उसके बाद भयंकर तबाही होने वाली, सबको पता था। अब ये वांग उसके बाद जो डिस्कस करते हैं कि मतलब 3 साल पूरा हो जाएगा तो शैडो वर्ल्ड अटैक करेगा, अगर आप लोगों की मदद मिल जाए ना तो मचा जाएगा। बट फिर से ये वही बताते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन फिर जब ये निराश होते हैं वो बोलते हैं लेकिन एक चीज़ है, तो बताते हैं कि अगर लीलू एडवांस कर जाता है हेवनली एम्परर स्टेज और विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस, अगर वो इसे मास्टर कर पाया, नहीं तो ये रेजोनेंस दुनिया से गायब हो जाएगा, तो वो इसकी ऑरा को यूज़ करके हमें कहीं भी ले जा सकता है, बाहर भी हम जा सकते हैं इस ऑरा के प्रभाव में। तो अब लोगों की उम्मीद है ना लीलू पर थी कि अगर देखो लीलू इस चीज़ को मास्टर कर लेता है तो फिर ये दोनों सीनियर्स जो कि डिवाइन फ्रूट लेवल पे आप समझ सकते हो, उन्हें बाहर ले जाया जा सकता है और वो बैटल में बहुत प्रभावी होंगे। कि वांग इस दौरान लीलू की तरफ देखते और कहते हैं फेडरेशन चीफ लीलू, माहौल काफ़ी क्रिटिकल है, तो हमारी उम्मीद है आप पर निर्भर करेंगे। लीलू भी कहता है हाँ मुझे पता है, और वैसे भी सीनियर्स का बहुत एहसान है हमारी फैमिली पर, दुनिया के लिए भी और मेरे फैमिली के लिए भी, तो मैं पूरा ट्राई करूँगा। बट यान चांद सिंह कहते तुम टेंशन मतलब तुम अपना बेस्ट दो, ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, हम बहुत जिंदा रह चुके हैं। स्पिरिचुअल रेजिडेंस को कोलैप्स होगा तो हम लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम में चले ही जाएंगे। और फिर ये बोलते तुम दोनों को यहीं रहना है, और लीलू को बोलते कि तुम्हें विदरिंग एंड फ्लरिशिंग को जो मायने है उसको समझना है फाइनल बैटल से पहले। ज़ियांग किंग को भी मतलब समझना था, ऐसा समझ लो। ली टाइग्स-1 भी कहते कि तुम लोग अब टेंशन मत लो, बाहर का मैं सब देख लूंगा। और फाइनल उसके बाद ली टाइग्स-1 की वांग जो एल्डर थे ये लोग स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव से चले जाते। अब सोइंग काफी कुछ थी, लीलू और ज़ियांग किंग को लेकर आगे बढ़ती, और बहुत सी इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज थी ना टांट आइलैंड की, यूथ में जब वो थी बचपन में, उसके बारे में बताती है। और फिलहाल एक हट था यहाँ पर जहाँ पर ये इनको स्विंग देते थे कि तुम दोनों यहाँ रह सकते, और फिर जब तुम थोड़ा एडजस्ट कर जाओ तो फिर हम कल्टीवेशन में जाएंगे। ये एक बाम्बू हट था, और उसके बाद यान चांद सिंह और स्विंग चले जाते। अब लीलू और ज़ियांग के बहुत लंबे समय बाद वैसे भी मिल रहे थे, काफी फटीग में, और लंबे समय बाद मिले। पहले पहाड़ी के ऊपर बैठ के दुनिया मतलब आसपास की चीजें देखते हैं, बातें करते हैं, और फिर लीलू आपको पता है ठर के आदमी है तो फिर अंदर जाता है और अपने कारनामे में लग जाता है। इस दौरान बात करते करते ना ज़ियांग किंग फिर बोलती है उसको कि मैंने सुना कि ड्रैगन रेस के चिफ्टन ने तुम्हें मास्टर कह के बुलाया था। लीलू की फट जाती है और ये बताता है कि मैं और वो लस्ट में थे। ज़ियांग किंग मजे लेती, लीलू क्या बात है तुम्हारे अंदर ये सब भी चीजें, मास्टर भी बुलवाना है। और फिर इसके कान में बोलती है अलग आवाज में, मतलब मधोशी वाले, कि मैं भी तुम्हें मास्टर बोलूं। लीलू की फट जाती है और ज्यादा। लीलू फिर बोलता है कांपते हुए, तुम्हें कहना है तो तुम कह सकती हो। और उसके बाद ज़ियांग किंग ना उसके गर्दन पे काट लेती है। लीलू भी कहता है लड़के तुम आग के साथ खेल रही हो। तो फिलहाल इनका जो अपना था, बहुत लंबे समय बाद मिले थे तो काफी एंजॉय करते एक दूसरे से। अब उसके बाद फिर ये बातें करते रहते कि क्या हम जीत पाएंगे बैटल। बट जो भी है लीलू बोलता है जीते यार, अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम साथ में मरने को भी तैयार है। इधर 5 दिन बीत जाते, यान चांद सिंह और सोइंग इस बाम्बू हट के बाहर प्रकट होते, एक दूसरे की तरफ थोड़ा ऑकवर्डली होकर देखते। फाइनली सोइंग कहती कि हम स्पिरिचुअल रेजिडेंस केव में लंबे समय से सड़ रहे हैं, तुम दोनों को नहीं लगता कि कुछ अच्छा काम करना चाहिए? अब मतलब दरवाजा खुलता है, लीलू बाहर आता और कहता अब मैं ऑल आउट जाने के लिए तैयार हूँ।
तो फिलहाल बाहर का जो माहौल था ना, डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन, इधर इन लोगों को दिखाया जाता, जो बच्चे कुछ अदर डोमिनियंस थे उसे ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे, शैडो वर्ल्ड वगैरह के। शांति अब पहले से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आखिरी बैटल जो 2-3 साल बाद है, हेवनली एम्परर्स लेवल का होने वाला है, उसके भी ऊपर का एक तरह से, तो वो मेन बैटल होगा। तब तक यहाँ पर शांति रहने वाली थी। शैडो वर्ल्ड का वो जो रियल वॉल था ना, जो स्पेस में दिखता था कि जहाँ से शैडो वर्ल्ड एंटर करते, वो दिखता था, लेकिन वो लोग अब एंटर नहीं करते थे। जैसे वहाँ से ग्रैंड डेविल किंग भी दिखता था, लेकिन वो इधर आ नहीं सकता था। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना इसी एक डेप्थ में किसी वॉइड स्पेस में दिखाया जाता, जहाँ पर हमें हेवनली एम्परर यन को दिखाया जाता है, यानी ओरिजिनल रिवर्सन इंस्टीट्यूट वाले। इनके पीछे कुछ और लोग खड़े थे जो कि हेवनली एम्परर्स, यानी कि एम्प्टीनेस, द वाइपर एंड द कू हेवनली एम्परर। एक और फिगर थे इनके साथ, ली लिंग सिंह। ये लोग शैडो वर्ल्ड के करीब थे, तो एक आवाज आती है गुस्से में कि ये तुमने हमारे शैडो वर्ल्ड के खिलाफ प्लानिंग की, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये थे ग्रैंड डेविल किंग्स शैडो वर्ल्ड के, लेकिन ये बंदे ने ब्रॉन्ज मास्क पहना हुआ, इसको फर्क नहीं पड़ा। और ये बोलता है हेवनली एम्परर कि वो 10 डेविल किंग्स ऑफ सिन थे, बहुत काम की चीज़ थोड़ी थी तुम्हारे लिए। इस दौरान यहाँ पर करप्शन की और ज़्यादा फैलती है और एक और बंदा प्रकट होता है जो हंसता है कि शांत रहो सभी लोग। जैसे ये बोलता है ना, बाकी ग्रैंड डेविल किंग्स शांत हो जाते हैं। और ये बंदा ना काफी खतरनाक था, पॉइजनस औरत थी। जीप पर 3 लोग दिख रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था, और 4 खोपड़ियाँ थी। और राइट में इसके जो बंदा था ना, वो चाइल्ड के जैसा दिख रहा, और एक लेडी थी बीच में काफी सुंदर, हाथ में व्हाइट लोटस। तो जब ये तीनों प्रकट होते हैं ना, तो ग्रैंड डेविल किंग्स जो थे शैडो वर्ल्ड के, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाते, इन्हें देखकर ही रिस्पेक्ट दिखा। एम्प्टीनेस, वो वाइपर वगैरह की और सप्रेस हो रही थी, इनके अंदर एक डर जागता है। व्हाइट रोब जो लेडी थी, उनको बोला जाता था असुरा डेविल हायरार्च। जो 72 ग्रैंड डेविल किंग्स है ना शैडो वर्ल्ड में, उनमें इनकी रैंकिंग 3रे नंबर पर थी। और जो लड़का था छोटा सा, उसको हेवनली एंसेस्टर हायरार्च बोला जाता है, इसकी रैंकिंग 2nd है। जो बंदा बुद्धिस्ट के जैसा दिख रहा था, जिसकी बॉडी थोड़ी अलग थी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट था शैडो वर्ल्ड में ग्रैंड डेविल किंग लेवल पे। नाम था साइटलेस अंडरवर्ल्ड हायरार्च। 4 इसने गर्दन पे मालाएं जैसे कुछ तो पहनी थी, मतलब 4 खोपड़ियाँ दिख रही थी, जो हर एक खोपड़ी हेवनली एम्परर लेवल पे थी। किसकी थी? तो जो हेवनली एम्परर जो इसने मतलब डिवाइन कॉन्टिनेंट के मारा था, उनके थे। इस दौरान ये बोलता है हेवनली एम्परर, तुमने जो किया कुछ तो तुम्हें पे करना पड़ेगा हमारे शैडो वर्ल्ड को। और जब ये बोलता है ना नंबर 1 वाला, यानी साइटलेस अंडरवर्ल्ड हायरार्च, तो मानो उसकी ऑरा से ना निगेटिव इमोशंस निकल रहे हो, लेकिन फिर भी ना हेवनली एम्परर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये बोलता है कि देखो, वेदरिंग एंड फ्लरिशिंग जो रेजोनेंस था डिवाइन कॉन्टिनेंट वालों को नहीं मिला, इससे अच्छा गुडनेस तुम्हें क्या चाहिए? तुमने प्राइस क्या पे किया 10 डेविल किंग्स ऑफ सिन को? मेरे हिसाब से उतना ठीक है। साइटलेस अंडरवर्ल्ड हायरार्च स्माइल कर, और इसने जो 4 हेवनली एम्परर्स की खोपड़ियाँ पहनी थी ना, उनकी आंखों में दर्द देखा जा सकता था। और फिर ये बोलते, तो क्या तुम हमें वो रेजोनेंस देने आए हो? हेवनली एम्परर कहता है, नहीं वैसा तो नहीं है। और तभी हेवनली एंसेस्टर हायरार्च कहता है, जो 2रे नंबर का था, कि यिन को लगता है कि तुम लोग हमसे रजिस्ट कर पाओगे। इसकी और अभी इतनी खतरनाक थी ना कि वाइपर हो गए, एम्प्टीनेस, गू, ये लोग एकदम कांपने लगते। यिन अभी भी मतलब शांति से खड़ा था, और ये कहता है कि वेदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस भी बहुत छोटा है, जिस चीज़ के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसके बारे में तुम जानना चाहते। तीनों इस समय हैरान हो जाते हैं, कौन सा सीक्रेट जो ये जानना चाहते, इन्हें पता था। स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट थे, फिर भी सोचो ये शैडो वर्ल्ड के। जब ये यिन बोलता है ना कि वो चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। फाइनली साइटलेस अंडरवर्ल्ड हायरार्च बोलता है कि तुम हमें बताने वाले हो फिर हमारे लॉर्ड कहाँ पर है? क्योंकि इनको भी नहीं पता था ना, वो जो बैटल हुआ सेक्ट मास्टर के साथ, उसके बाद इनका जो ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन है, यानी कि मास्टर, वो गए कहाँ पर? क्योंकि जब तक वो थे ना शैडो वर्ल्ड में, लगातार कितने भी सारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से अदर वंस बहुत तेजी से प्रकट होते थे, वो अब कम हो चुका था स्पीड, जब से वो गए थे। और अभी जो पैदा हो रहे थे इसलिए हो रहे थे क्योंकि ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन ने जो अपनी ऑरा छोड़ी थी ना, जैसे कि एक्रोनियन सी ऑफ करप्शन कहा जाता है, उसकी वजह से अभी भी अदर वंस प्रकट होते हैं, लेकिन स्पीड कम हो चुकी है क्योंकि वो खुद नहीं है यहाँ पर। वो भी कब तक रहेगा ना सी ऑफ करप्शन जो उन्होंने छोड़ा है, धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। खत्म हो जाएगा तो फिर अदर वंस प्रकट ही नहीं हो पाएंगे। अब उसके बाद ना हेवनली एम्परर को दिखाया जाता, इनकी आंखों में मानो फ्लेम चमकता, और उसके बाद वो ली लिंग सिंह की तरफ देखते जो कि पपेट के समान। अब लिंग सिंह की जो आंखें थी ना, वो गोल गोल घूमने लगती, उसके अंदर से फिर एक प्योर और प्रिमोडियल ऑरा बाहर निकलती, जैसे हल्की सी ऑरा बाहर आती है, पूरा ये जो शैडो वर्ल्ड था हिलने लगता है। जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर डिवाइन फ्रूट ग्रैंड डेविल किंग्स थे ना, उनका एक्सप्रेशन बदलता है। लिंग सिंह की तरफ वो अलग एक ऑरा से देखते क्योंकि इसके अंदर उन्होंने फील कर लिया था एब्सोल्यूट करप्शन की ऑरा। ली लिंग सिंह के पीछे में वो ब्लैक कॉफिन प्रकट होता, कॉफिन को देख करके इनकी आंखें लाल हो जाती, वहां से असली वो ऑरा आ रही थी। फिर ये जाना चाहते थे उधर, मतलब अपने टेंटेकल्स को फैला के, लेकिन तभी हेवनली एम्परर क्या, तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कॉफिन है सेक्ट मास्टर ने खुद सील की, मैं से टच करना चाहोगे? तुरंत ये जो ग्रैंड डेविल किंग्स थे तुरंत अपने मतलब जो टेंटेकल्स होते हैं रेशे जैसे, और हाथ बोल लो या जो भी, पीछे खींच लेते। और साइटलेस फिर पूछता है कि इससे हम कैसे ओपन करें? तो ये बताता है कि हमने जो वेदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस है इसी के लिए यहाँ पर लिया है, अनसील करने के, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे अभी भी 3 साल लगेगा।
उस समय मुझे आप लोगों की भी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो इस दौरान वो जो एन्चेंटिंग लेडी थी ना, जो थर्ड वाली बंदी, वो कहती है मतलब इसके अंदर एक माइटी पावर है कॉफिन के अंदर। ये बताते हैं हाँ क्वासी 10th ग्रेड का निर्वाणा रेजोनेंस, जो कि हमारे ओरिजिन रिवर्सन की फाउंडर भी है, यानी कि सेक्ट मास्टर, साथ में एब्सोल्यूट जो करप्शन है वो भी है। इनको पता था कि निर्वाणा रेजोनेंस क्या है क्वासी 10th ग्रेड का, क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने उस समय सेक्ट मास्टर ने बहुतों ग्रैंड डेविल किंग्स को निपटाया था। तो ये बोलता है साइटलिस्ट कि हमारे लॉर्ड अगर हमारे पास आ सके तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, शैडो वर्ल्ड तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है। अब बातचीत खत्म हो चुकी थी, फिर यहाँ से ये निकल जाता और ये तीनों इसे रोकते भी। असुरा डेविल जो हायरार्ची मतलब जो थी वो बोलती है ये लोग क्वासी 10th ग्रेड के निर्वाणा रेजोनेंस पर रिलाई कर रहे हैं। फिर ये बंदा बोलता है जो साइटलेस था कि उतने समय पहले भी वो सेक्ट मास्टर हमारे लॉर्ड का कुछ नहीं कर पाए, सिंगल रेजोनेंस उनका क्या ही कर लेगा आप, ये ओरिजिन रिवर्सन इतने कमजोर लोग हमें मैनिपुलेट करना चाहते हैं। और फिर ये बोलता कोई ना, तैयारी करो 3 साल के बाद की, हम नोबल बैटलफील्ड को बाईपास करके सीधा डिवाइन कॉन्टिनेंट में एंटर करेंगे और फिर हम वहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि असली डर क्या होता है। क्योंकि देखो शैडो वर्ल्ड का जो स्ट्रेंथ था ना बहुत ज़्यादा था, मतलब डिवाइन कॉन्टिनेंट से तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इनके पास 10 डिवाइन फ्रूट्स लेवल के ग्रैंड डेविल किंग्स। तो फिलहाल हमें एक बड़े से हॉल को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ, और यहाँ पर 5 लोग प्रकट होते हैं। हेवनली एम्परर यिन और ये उनका ग्रुप था। फाइनली यहीं पर ब्लैक कॉफिन आ चुका था, तो ये उसकी तरफ देख रहे थे और यिन जो था ना इस कॉफिन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। एम्प्टीनेस शांति से खड़ा था। थोड़े समय बाद हेजिटेट करके बोलता है हेवनली एम्परर यिन, शैडो वर्ल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके साथ मतलब कोऑपरेट करना मतलब ऐसा है कि अपने आसपास एक शेर को रखा है हमने जो हमें कभी भी दबोच सकता है। पहले भी ऐसा नहीं कि इन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया शैडो वर्ल्ड के साथ, लेकिन वहाँ पर इन दोनों का फायदा रहता था। लेकिन अब चीज़ें क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी ना, जहाँ पर बात किसकी है, एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ करप्शन की बात है, तो आप समझ सकते हो। क्योंकि एम्प्टीनेस का मानना ये था ना जब शैडो वर्ल्ड को एब्सोल्यूट रेजोनेंस मतलब एब्सोल्यूट बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट करप्शन मिल जाएगा तो वो फिर क्यों चाहेंगे ना कि ओरिजिन रिवर्सन एग्जिस्ट करे। और इस बात से वाइपर और गू हेवनली एम्परर भी सहमत। हेवनली एम्परर ये नहीं बोलता तुम लोग टेंशन मत लो, हमारे ओरिजिन रिवर्सन का मिशन चेंज नहीं होगा, लंबे समय से हमने प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, अब हम असली फ्रूट बेयर करेंगे। सेक्ट मास्टर जब बाहर आ जाएंगे ना इस कॉफिन से तो हर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब ये बंदा जो था ना सेक्ट मास्टर का बहुत बड़ा वाला ब्लाइंड फॉलोअर बोल रहे हैं जो भी हेवनली एम्परर ये, और ये कहता है ये इन्फॉर्मेशन हम उन्हें भी नहीं बताएंगे। सेक्ट मास्टर के बारे में देखो ये बताते भी नहीं थे उतना कुछ, जैसे शैडो वर्ल्ड से बात कर रहे तो बोलते थे कॉफिन के अंदर एब्सोल्यूट करप्शन है, बट फिर भी एम्प्टीनेस पूछता उनको भी नहीं पता था कि क्या सच में इसके अंदर एब्सोल्यूट करप्शन सील्ड है। ये बोलता है प्यार से एकदम कि जब समय आएगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। अब आगे तीनों क्वेश्चंस नहीं करता और ये बोलता है कि अभी जो आने वाले दिन है ना तुम मेरे साथ बैठोगे और हम इस विदरिंग एंड ग्लोरी रेजोनेंस को, फ्लरिशिंग रेजोनेंस जो भी बोलो, उसे रिफाइन करेंगे। और फाइनली वो जो फ्रूट था ना ग्रीनिश येलो कलर का, उसे बाहर निकालती, लिंगजिंग आगे जाती, वो भी जाकर के इस ब्लैक कॉफिन के सामने बैठ जाती। और फिर ये बोलता है यार इस बंदे की बॉडी बहुत सही है, डार्कनेस डेविल बॉडी, मतलब सेक्ट मास्टर के लिए बहुत अच्छा वेसल है। और ये जो रेजोनेंस है ना, ये जो डिवाइन फ्रूट ही हम इसको बोलेंगे, फिलहाल नाम लेना बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो वो ब्लैक कॉफिन के ऊपर तैरने लगता है। जैसे उसकी ऑरा जाना शुरू होती है ना रिफाइन करके या जो भी, तो कॉफिन में क्रैक्स आ रहे हैं और बाकी तीनों किंग्स मतलब हेवनली एम्परर्स मिलके इस ऑरा को रिफाइन करने में लगे हुए थे। डिवाइन फ्रूट थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें 4 ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो कि स्टार के समान है और उसमें अलग अलग अथॉरिटीज दिखती। तो देखो जो नंबर ऑफ अथॉरिटीज दिखती है ना वही हेवनली एम्परर के स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। हर एक जो रेजोनेंस है आपका एक प्रकार की अथॉरिटी बना सकता है, लेकिन उसको बनने में टाइम लगता है और जब आप उसको टॉप लेवल पे ले जाते हो तब जाकर वो डिवाइन फ्रूट में बदलता है। तो ये रिफाइन कर रहे थे, फिर वो ऑरा जो थी लिक्विड में बदल के ग्रीनिश येलो कॉफिन पे गिर रही थी। अब क्या हो रहा था कि देखो ये ऑरा जा रही है ना तो कॉफिन कमजोर पड़ रहा है, लेकिन कॉफिन के ऊपर बहुत सारे सीलिंग टेक्निक्स थे जो कि इसे काउंटर करने को देख रहे थे। हेवनली एम्परर ये जानते थे इतना आसान तो नहीं है इसे तोड़ना, समय तो लगेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिफाइनमेंट प्रोसेस इनका चलता है, कॉफिन के ऊपर जो वो सीलिंग टेक्निक चमकती थी रून्स, वो कमजोर होते जाते हैं। समय निकलता और 1 साल बीत चुके। वो जो बैटल हुआ था हेवनली स्टार प्लेन्स का हुए लोग रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन अंदर डर भी था कि क्या होगा आगे के 2 सालों के बाद। और देखो क्योंकि हेवनली फेट भी काम कर रहा था, 10 साल तक काम करेगा, तो बहुत सारे लोग इस समय उनकी ऑरा पड़ रही, तो बहुत सारे किंग लेवल के एक्सपर्ट इस समय जन्म ले रहे थे, मतलब जो समझ लो ड्यूक लेवल पे वो किंग लेवल पे जा रहे थे। और इस दौरान सबसे जो खुशी की बात थी वो ये थी कि स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव के अंदर जियांग किंग जो थी वो 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट लेवल पे फाइनली पहुंच चुकी थी। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट विदा लेता हूँ।